आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगिता भागी को पता है कि प्रत्येक प्रतियोगिता एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था का अहम भूमिका रहा है। इसलिए आप सभी प्रतियोगिता भागी के लिए डीएम स्टडी सेंटर फाउंडेशन क्लास लेकर आए हैं संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का। आज का क्लास लेक्चर नंबर 4 होगा। आप सभी को इससे पहले लेक्चर 2, लेक्चर 1, लेक्चर 3 सुन भी लेना है। अभी तक हम बता दें कि आप जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं, या वह बिहार एसएससी का हो, या रेलवे ग्रुप डी का हो, या रेलवे स्टेशन मास्टर का हो, या एसएससी सीजीएल हो, एवं प्रकार से जितना भी आप एग्जाम प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन सब भी लोगों के लिए राज्य व्यवस्था जो है बहुत जरूरी है। तो इसमें हम टॉपिक शुरू किए हैं। आप लोग को बता दें कि भारत का संवैधानिक विकास, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 होगा। आपको भारत के संवैधानिक विकास जो हुआ था, दो तरह से हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो हमने जो है आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा दिए हैं और आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये सारे आज की क्लास में चलेगा। तो आप देर नहीं कीजिए, क्लास में बने रहिए और क्लास का जो है सभी लोग फायदा उठाइए। तो अभी जो है हम आपको पढ़ाएंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट, तो आप देर नहीं कीजिए, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो अभी क्लास आपका चलेगा पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। आपको बता दें कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर जो ब्रिटिश ताज के जो स्वामित्व के जो दावे का यह पहला दस्तावेज था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, ब्रिटिश संसद, नोट करते चलिएगा तो बहुत फायदा रहेगा आप लोग के लिए भी। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन कौन थे? प्रधानमंत्री। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री पता है तो विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट को प्रस्तुत करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटिश का? तो विलियम पिट थे। कौन थे? विलियम पिट, ठीक है। इस बात को आपको सब्जेक्टिव में पढ़ना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुनना है, ठीक है। और यह फाउंडेशन क्लास बहुत ही शानदार आप लोग के लिए होगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक, ध्यान दीजिए, इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ कि इस एक्ट के माध्यम से व्यापारिक एवं प्रशासनिक इसको थोड़ा अच्छा से डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। कुछ भी पढ़ना है अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, क्या ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी क्या किया, कंपनी जो है इस एक्ट के माध्यम से एक आपका
व्यापारिक और दूसरा जो था प्रशासनिक। प्रशासनिक प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। इनका जो शक्ति था व्यापारिक का और प्रशासनिक का, ये दोनों को जो है अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले की तरह रखते हुए क्या किया, राजनीतिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण के लिए अब क्या किया गया कि कंपनी के निदेशक के हाथों में जो पहले की तरह जो शक्ति था उसको क्या किया, राजनीतिक क्रियाकलाप में क्या किया, तो राजनैतिक क्रियाकलाप, राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए नियंत्रण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। क्या किया गया कि कंपनी ने व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और उसके बाद राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना किया गया। बात को बहुत अच्छा से समझिएगा, ठीक है, तो बहुत बेहतर होगा। नियंत्रक मंडल किस तरह से था उस चीज को आप डायग्राम के थ्रू समझिएगा तो और बेहतर होगा। तो नियंत्रक मंडल 6 थे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, नियंत्रक मंडल कितना था, तो 6 था। नियंत्रक मंडल 6 बनाया गया। इसमें से चांसलर और एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनाया गया। उसके बाद फिर राज्य सचिव बनाया गया। इसके बाद फिर 4 सदस्य प्रीवी काउंसलिंग का, 4 सदस्य जो थे या प्रीवी काउंसलिंग का थे, प्रीवी काउंसलिंग काउंसिल के थे। इन सभी की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। इस सबका जो नियुक्ति करेंगे, नोट में ध्यान दीजिए, इसकी जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे, तो सम्राट। सम्राट मतलब क्या होता है, राजा। इसकी नियुक्ति इन सभी की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंप
सौंपा गया था, सौंपा गया था। ठीक है। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश में दो शासक थे, पहला कंपनी के निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा कि इस प्रकार से ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के दो शासक थे। पहला जो है पहला कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल से सम्राट। ठीक है। उसके बाद समझिए, वह तिथि था 1858 ईस्वी तक यह बनी रही और गवर्नर जनरल के परिषद की सदस्य की संख्या 4 से कम करके 3 कर दिया गया। पहले कितना था? 4, तो 4 से कम कर दिया गया, 4 से कम करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान किया गया। इस अधिनियम का जो सबसे बड़ा महत्व था उस बात को आप जानिए कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। और दूसरा सबसे बड़ी बात था, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो यह 2 तरह की बात हमें सबसे महत्वपूर्ण समझ में आया यह पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को समझना है, ऐसा समझ के पढ़िएगा तो कभी दिक्कत भी आपको नहीं होगा। ठीक है। और यह बोर्ड जो हम बताए अभी गठन किया गया था, यह 1786 में किया गया था। पूछा जाएगा कि नियंत्रक बोर्ड कब गठन किया गया था, तो यह 1786 ईस्वी में किया गया था। और ये अधिनियम के 1786 के अधिनियम के गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था। ठीक है। और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान किया गया था। ठीक। और ये दोनों शक्ति किसके पास था? तो अधिकार जो था सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त था। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह शक्ति प्राप्त था। इस तरह से आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका, अगला एक्ट होगा हमारा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 पढ़ेंगे। इसी तरह एक एक टॉपिक को हम लोग समाप्त करेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं एक छोटी सी बात 1786 का अधिनियम, कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय लेने को निरस्त करने, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक। और ये दोनों शक्ति जो हम नोट में लिख दीजिए, दोनों शक्ति जो था नोट दे के लिख लीजिए तो सही रहेगा। ये दोनों शक्ति या अधिकार, दोनों शक्ति लिखिए या अधिकार लिखिए,
अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1783, सॉरी चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम में क्या हुआ कि कंपनी का जो अधिकार था वह 20 वर्ष तक जो है अधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अधिकार को बढ़ा दिया गया। ठीक, और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में जो लिखित विधि था, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखा गया था। ठीक, और कानून व नियमों की व्याख्या अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया था। ये था आपका चार्टर एक्ट 1793 में ये सारी जानकारी जो है बताया गया था 1793 में। उसके बाद क्या कहा गया से बताइएगा। उसके बाद हम लोग को फिर देखना है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट, इसमें सबसे बड़ी बात हुआ कि 20 वर्षों का अधिकार बढ़ा दिया गया था और भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया था। नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे, ध्यान दीजिए, इसको नोट ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया। व्यवस्था की गई। अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813। ध्यान दीजिएगा, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। क्या किया गया कि कंपनी भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 के माध्यम से। उसके बाद क्या हुआ कि समाप्त करके कुछ प्रतिबंध के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की छूट मिल गई। किस एक्ट के माध्यम से? तो चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से।
उसके बाद हुआ कि कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। इससे क्या हुआ कि कंपनी का चाय एवं चीन, इससे कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई और इस चार्टर एक्ट ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया गया। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को गवर्नर जनरल और गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया और इसके ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य था। साथ ही साथ क्या हुआ फिर कि कंपनी को पुनः, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को फिर से अच्छा से ध्यान दीजिएगा कि कंपनी को पुनः 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। देखिए, यह जो आप लोग को पढ़ाया जा रहा है यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से फाउंडेशन क्लास चलाया जा रहा है, क्या नहीं। इससे अगर इस तरह से अगर आप पढ़िएगा तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कहीं भी परेशानी नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा, आराम से बना के आइएगा। ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से सबसे बड़ी बात जो है वह अब जानिए कि इस एक्ट में कौन एक्ट में, तो 1813 के चार्टर एक्ट में, इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए, कम नहीं था उस टाइम, 1 लाख रुपया की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति भी दिया गया। क्या हुआ, इसी टाइम में इसी एक्ट के माध्यम से
ईसाई मिशनरियों ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? तो चार्टर एक्ट में यह भी बताया गया कि ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की भी अनुमति दिया गया। ठीक, उसके बाद हम लोग को अब देखना है 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पे रहने देते हैं। फिर आप लोग को 1833 का चार्टर अधिनियम, फिर उसके बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, है ना, उसके बाद 1858 का अधिनियम, ये सारे जो है अगले क्लास लेक्चर नंबर 5 में आप लोग को बताया जाएगा। एक बार हम इसको जिक्र कर देते हैं, फिर से आप लोग देख लीजिए कि इस लेक्चर नंबर 4 में हम बताया अभी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद फिर हमने जिक्र किया आपको चार्टर एक्ट फिर 1793, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, और फिर इस तरह से आपको आज की क्लास में यहीं पे बात को विराम देते हैं। सभी लोग इस डीएम स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि हमारे सभी प्रतियोगिता भागी को फ़ायदा हो सके और डीएम स्टडी सेंटर को भी फ़ायदा हो सके। तो धन्यवाद।